हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाभिकों के वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम समभारी या कह लीजिए आइसोबार्स का अध्ययन कर चुके थे। समभारी ऐसे नाभिक, विभिन्न तत्वों के ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, समभारी कहलाते हैं। ठीक है, आज हम इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम को देख सकते हैं, क्लोरीन और सल्फर को देख सकते हैं, आपका कैल्शियम और आर्गन को देख सकते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन को देख सकते हैं। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं समान हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ट्राइट्रियम, और ये आपका हीलियम का एक समस्थानिक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे? समभारी होंगे। इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है। इसी प्रकार क्लोरीन और सल्फर देख सकते हैं, कैल्शियम और आर्गन, कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब जैसे कि आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक रासायनिक गुण को दर्शाता है और न्यूक्लियनों की संख्या दर्शाती है भौतिक गुणों को। तो इनके परमाणु क्रमांक भिन्न है, अतः इनके रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। ये आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान रखते हैं। इस कारण इनको, या कह लीजिए इस कारण इन्हें रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं, किंतु द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा नहीं, क्योंकि इनके भौतिक गुण लगभग समान होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें समन्यूट्रॉनिक की या आइसोटोन्स की। विभिन्न तत्वों के ऐसे नाभिक जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं आपके किंतु न्यूट्रॉन आपके समान होते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके समन्यूट्रॉनिक। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होंगी किंतु न्यूट्रॉन समान होंगे, जैसा कि आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या या कह लीजिए न्यूक्लियनों की संख्या दोनों ही अलग अलग हैं, तो सीधी सी बात है इनके रासायनिक गुण और आपके भौतिक गुण दोनों ही अलग अलग होते हैं। इस कारण इन्हें रासायनिक विधि या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा पृथक कर सकते हैं। इसके बाद प्रतीप या दर्पण नाभिक। ठीक है, ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर परिवर्तित होती हैं। ठीक है, अर्थात एक में न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जैसे कि आप ये उदाहरण में देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 4 है, यहाँ पे आपकी न्यूट्रॉनों की संख्या 4 है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या 3 है और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या आपकी 3 है। तो ये परस्पर आपकी क्या होती है? एक दूसरे के, यानी कि एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं, या इसका विपरीत। इसके बाद हम देखते हैं समअवयवी या आइसोमर्स। ऐसे नाभिक जिनमें प्रत्येक का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्याएं दोनों समान होते हैं किंतु इनके रेडियो एक्टिव गुण, जैसे कि आपके अर्धायु काल, नाभिकीय ऊर्जावस्थाएं, ये भिन्न भिन्न होती हैं, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, या समअवयवी कहलाते हैं। ठीक है, आइसोमर्स या समअवयवी को हम उनके रासायनिक प्रतीक के ऊपर ये स्टार का निशान लगाकर पृथक करते हैं। इस तरह से मूल नाभिक से उनकी भिन्नता को दर्शाया जाता है। तो ये प्रकार थे, ये वर्गीकरण था नाभिकों का। ठीक है, अब इससे आगे हम अध्ययन कर रहे हैं नाभिक का आमाप। ठीक है, तो हम किसी भी नाभिक के लिए एक औसत या प्रभावी त्रिज्या को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं, दर्शा रहे हैं किससे? आर से, और आर हमेशा अनुक्रमानुपाती होता है 1/1/3, या कह लीजिए किसी भी नाभिक के लिए उसकी औसत या प्रभावी त्रिज्या उसके द्रव्यमान संख्या के घनमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि आर अनुक्रमानुपाती 1/1/3। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे, आर बराबर होता है R0 1/1/3, जहाँ ए द्रव्यमान संख्या है और R0 आपका एक नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, या इसको हम फर्मी मीटर भी या फेम्टोमीटर भी कह देते हैं। फर्मी मीटर 1.2 FM फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर। ठीक है, अब नाभिक का आयतन। नाभिक को हम आर त्रिज्या का अगर एक गोला माने तो ठोस गोले के लिए आयतन V बराबर किसके होता है? 4/3 πr3। इस सूत्र की सहायता से हम मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे इसको आपको ये समीकरण नंबर 2, आर का मान समीकरण 1 से रखने पर
ये मान रखते हैं तो v बराबर आ जाता है 4/3 पाई r0 की पावर 3a। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं बाकी तो सभी कांस्टेंट है, तो आयतन अनुक्रमानुपाती किसके होता है, द्रव्यमान संख्या के। इसके बाद हम बात कर रहे हैं नाभिक के घनत्व की। ठीक है, हम जानते हैं नाभिक का आयतन v बराबर होता है 4/3 पाई r3। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपका r का मान रखते हैं तो v बराबर आ जाता है 4/3 पाई r0 की पावर 3 इंटू a। ये हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अब यदि नाभिक में जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, हम जानते हैं दोनों के द्रव्यमान समान होते हैं, तो हम मान लें कि इन दोनों के द्रव्यमान कितने हैं, स्मॉल m से दर्शा रहे दोनों के द्रव्यमान को, और जो द्रव्यमान संख्या है वो a है इस नाभिक में। ठीक है, तो इस नाभिक का कुल द्रव्यमान दर्शा रहे हैं कैपिटल M, ये किसके बराबर होगा, स्मॉल m इंटू a। अब हमें ज्ञात करना है इस नाभिक द्रव्य का घनत्व कितना होगा, रो बराबर किसके होता है, m/v। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू रख देंगे, m किसके बराबर है आपका स्मॉल m बटे, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बराबर किसके, स्मॉल m इंटू a बटे v किसके बराबर आया था, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आया था 4/3 पाई r0 की पावर 3 इंटू a से a कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये मान आ जाएगा m/4/3 पाई r0 की पावर 3। ठीक है, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/4 m पाई r0 की पावर 3। अब ये सभी कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्योंकि सभी नियतांक है तो स्पष्ट है नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या यानी कि a पर निर्भर नहीं करता है, इस पर अनाश्रित होता है। मान कितना होगा, क्योंकि सभी कांस्टेंट है, नियत मान होगा, तो वो ज्ञात करने के लिए हम इन सभी का मान रख देते हैं 3/4 m 1.67 × 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है, 4 पाई का मान 3.14। ठीक है, r0 1.2 फर्मी या फेम्टोमीटर 1.2 × 10 की पावर -15 और इसकी पावर आपकी 3। ठीक है, जब हम इसको सरल करते हैं तो जो हमारा उत्तर आता है वो आता है 2.3 × 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। ठीक है, तो ये नाभिक का घनत्व है जो कि एक नियत मान होता है। ठीक है, अब स्पष्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो नाभिक का घनत्व 10 की पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3 की कोटि का होता है। जो द्रव्यमान संख्या है ए पर क्या होता है, अनाश्रित होता है, इस पर निर्भर नहीं करता हो। इसका कारण क्या है कि इतना अधिक क्यों होता है, क्योंकि नाभिकीय द्रव्यमान अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्र में सीमित होता है, इस कारण इसका घनत्व इतना अधिक होता है। यदि जल का घनत्व कितना होता है, 10 की पावर 3, इससे तुलना करें। ठीक है, तो हमें स्पष्ट होता है कि ये लगभग 10 की पावर 14 गुना होता है, और ये इतना अधिक घनत्व है जो केवल न्यूट्रॉन तारों में ही प्राप्त होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान को या कह लीजिए नाभिक के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए हम एक अन्य मात्रक या कह लीजिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक का प्रयोग करते हैं, जिसको एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट AMU भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, कारण ये होता है कि अगर परमाणुीय द्रव्यमान और नाभिकीय द्रव्यमान को हम किलोग्राम में व्यक्त करें तो ये 10 की पावर -25 किलोग्राम की कोटि से 10 की पावर -27 किलोग्राम की कोटि के मध्य के प्राप्त होते हैं। तो व्यवहार में इनका प्रयोग करना सुविधाजनक नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके स्थान पर एक अन्य मात्रक लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। इसका प्रयोग करते हैं, दर्शाते इसको यू से है। अब इसको कार्बन 12 के आधार पर परिभाषित किया जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान है वो यथार्थ है, या कह लीजिए पूरी तरह से 12U के बराबर, या कह लीजिए 12U एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। तो हम इसे इस तरह से परिभाषित करते हैं कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, और इसको दर्शा रहे हैं हम 1U से। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के तुल्य होता है। तो 1U ये बराबर किसके, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान बटे 12। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान होता है 1.9924647 × 10 की पावर -26। इसका 12वां भाग, तो 12 से भाग कर देंगे तो 1U ये बराबर आ जाएगा 1.66054 × 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एटॉमिक मास यूनिट। AMU परमाणु द्रव्यमान मात्रक में व्यक्त करने पर अगर हम सभी तत्वों को या तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को AMU में एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करें तो आप देखेंगे कि अधिकतर
का परमाणु द्रव्यमान मात्रक हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इससे कुछ अपवाद भी है, जैसे आप क्लोरीन ले सकते हो, ये हाइड्रोजन का पूर्ण गुणज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका परमाणु द्रव्यमान मात्रक और इसकी परिभाषा। अब विभिन्न मात्रकों में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान, ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रोटॉन का ले रहे हैं किलोग्राम में, ये होता है 1.6726 गुना 10⁻27 किलोग्राम। अगर AMU में व्यक्त करें तो ये आएगा 1.007276। और इसके लिए अगर ऊर्जा, ठीक है, MeV इस मात्रक बटे c² प्रकाश के वेग के अनुसार हम इसका व्यक्त करें सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, E बराबर mc² होता है, m बराबर E/c², यानी कि ऊर्जा के रूप में। तो ये आपका आता है 938.28। इसी तरह से न्यूट्रॉन 1.6750 गुना 10⁻27 और आपका AMU में, ठीक है, 1.008665 और MeV पर c² आपका 939.29। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के लिए और इसी तरह से आपका हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, यह आप सभी याद रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है कि सापेक्षता के सिद्धांत E बराबर mc² की सहायता से एक AMU एटॉमिक मास यूनिट या कह लीजिए U द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करिए। ये न्यूमेरिकलों में ही प्रयोग होती है और पूछा भी जाता है 1 नंबर के प्रश्न में। ठीक है, तो अगर द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास यूनिट में प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार एक एटॉमिक मास यूनिट या कह लीजिए एक U का द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सापेक्षता के सिद्धांत से E बराबर mc², m का मान 1 U है। ठीक है, और एक एटॉमिक मास यूनिट 1 U ये बराबर होता है 1.6605 गुना 10⁻27 किलोग्राम के। तो हम ये रख लेते हैं। c प्रकाश का वेग है 3 गुना 10⁸ इसका वर्ग। सरल करते हैं तो 1.6605 गुना 10⁻27 गुना 9 गुना 10⁻16 इसका वर्ग करेंगे। अब इनकी गुना करेंगे तो जूल में ये उत्तर इतना आ जाता है 1.4924 गुना 10⁻10 जूल। लेकिन हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन में बदलेंगे। हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बराबर होता है 1.6 गुना 10⁻19 जूल के। ठीक है, तो हम इस जो मान हमारा आया 1.4924 गुना 10⁻10 जूल, इसको 1.602 गुना 10⁻19 से भाग कर देंगे तो जो मान आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ठीक है, अब ये आता है 931.5 गुना 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 10⁻6 उसको मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।